नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आपकी जो वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें आपकी वीडियो, वीपीडीओ और कलर के और बहुत सारी वैकेंसी हैं। उसमें आपके जो भी डाउट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं। 9 से 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं अपनी पूरी वीडियो में। जो आपके जो कॉमन डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट्स मैंने लिए हुए हैं। और इन डाउट्स के रिगार्डिंग मैं आप सभी लोगों को के सामने आपके जो सवाल होते हैं उनका जवाब लेके आया हूँ। फिर भी अगर आप सभी के लिए, अगर आपके पास फिर से अगर कोई भी डाउट रहता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूके ट्रिपल एससी है, उसके द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें वीडियो, वीपीडीओ और बहुत सारे अन्य पद रखे गए हैं। अराउंड वहाँ पे 854 पोस्टें हैं। ठीक है, 854 पोस्टों के अराउंड वहाँ पे इतनी वैकेंसी, 854 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 6 नवंबर को निकाली गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो बनाई गई है, जिसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो क्या करना है, और जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो रहा है अपनी ये जो यूके ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी निकली है, उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को आप यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखेंगे आपको यहाँ पे बेल आइकन भी मिल जाएगा, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल आइकन इस तरीके से का बना हो जाएंगे। और यहाँ पे आपसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछ सकता है, तो आपको उस ऑप्शन में ऑल जो होता है, उसको आपको ऑल नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की, और आज की वीडियो को देखते हैं। आज की वीडियो को सबसे पहला है, देखिए आपका सबसे पहला, जो कॉमन सा डाउट्स आ रहा है कि आयु की जो गणना है वो कब से करी जाएगी, मतलब हम अपने जो आयु है वो कब से काउंट करेंगे। तो देखिए, ये जो मैं आपके सामने सवाल लेके आया हूँ, ये आपकी पीडीएफ जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, तो उसी से ही मैंने आपका एक कॉपी कट पेस्ट यहीं पे कर रखा है। तो आप इसको देख लीजिए। देखिए, जो आपकी आयु की गणना है ना, वो करी जाएगी आपको 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, 1 जुलाई 2020 को आपको न्यूनतम यानी कम से कम 21 वर्ष हो जाने चाहिए। अगर आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो निकाल सकते हैं आप। और डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये 2020 जुलाई, मतलब 7वां महीना, और 1 जुलाई, यानी कि आपकी 1 जुलाई 2020 से गणना करी जानी है। तो आपको किससे माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी लेट बी सपोज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है आपकी 1995। ठीक है, 5वां महीना और 2 तारीख। ठीक है, तो आपको इस टाइप से आप इसको घटा लीजिएगा, और उस घटाने के बाद आपका यहाँ पे जो भी आएगा, तो यहाँ पे पता चला कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन ये आ जाएंगे। तो आपको वहाँ पे जो न्यूनतम आपकी आयु है वो कम से कम स्टार्टिंग आपको 21 वर्ष होना चाहिए। 21 इस तरीके से आप निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे 21 वर्ष आ रहा है, ठीक है ना, 21 वर्ष आ रहा है या फिर यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस 21 वर्ष से स्टार्ट कर सकते हैं। और अधिकतम देख लीजिए, अधिकतम 42 नहीं होनी चाहिए, 42 वर्ष से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो एज आनी चाहिए वो इस मेथड से 21 और 42 वर्ष तक आपकी आयु आनी चाहिए। कम से कम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो आपके आयुष के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगली बात बता देते हैं, यहाँ पे जो सबसे जो कॉमन डाउट आ रहा है वीडियो और वीपीडीओ का। तो देखिए, जो आपके वीडियो और वीपीडीओ है, उसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो ट्रिपल सी को लेके है। ठीक है, ट्रिपल सी को लेके है। तो ये ट्रिपल सी वाला डाउट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और इसकी योग्यताओं के बारे में भी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वीपीडीओ की। ठीक है, वीपीडीओ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो आपके वीपीडीओ है उसमें यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, तो इसकी जो भर्ती है, तो इसके इसके लिए आपको आवश्यक है कि आपको किसी भी स्ट्रीम से यानी कि स्नातक होना चाहिए, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे आपने किसी भी चीज़ से स्नातक कर रखा है, तो आपको स्नातक होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम जो है आपका ट्रिपल सी, यानी कि ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो काफ़ी टाइम से
आयोग कह रहा था कि ट्रिपल सी कर लीजिए करके, तो आपको ट्रिपल सी का लेवल आपके पास होना चाहिए। इसमें वो मैटर नहीं करता कि आपका ए ग्रेड आया है, उसमें बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, तो ये आपका मैटर नहीं करता आपका कौन सा ग्रेड है, लेकिन आपके पास ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए बीपीडीओ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीपीडीओ की वैकेंसी आई है इसमें, तो इसमें आपको ट्रिपल सी और प्लस ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। बीपीडीओ के लिए ट्रिपल सी और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं आराम से। बाकी बात करते हैं यहाँ पे वीडियो की। तो देखिए जो ग्राम विकास अधिकारी आपका वीडियो, इसके लिए सिंपल सा स्नातक मांगा गया है। इस वीडियो के लिए आपको ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ट्रिपल सी की जो आवश्यकता है यहाँ पे वीडियो की भर्ती के लिए आपके लिए ये आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अब जो दूसरा यहाँ पे जो कॉमन सा कंफ्यूजन आ रहा था कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब इसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे अप्लाई करने की, उसे स्थायी निवास होना चाहिए या विद्यालय शिक्षा यहाँ से प्राप्त करी होनी चाहिए। तो ये सारे डाउट थे, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि उत्तराखंड लोक, ये वही आपका जो आपका पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया था यूके ट्रिपल सी के द्वारा, तो उसी का कॉपी पेस्ट मैंने इसको भी यहाँ पे किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गो की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके जो समकक्ष जो आपकी शिक्षा है वो यहाँ के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करी हो। पहली कंडीशन तो इनकी ये है कि आपने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो यानी कि 10th और 12th है वो आपने उत्तराखंड से करी होनी चाहिए। लेकिन उसी के बाद ये भी बोलते हैं, परंतु यह सैनिक और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उनके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्ध शासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसी कर्मी, याद रखिएगा इसमें नियमित बोला गया है। ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे वो अर्धसैनिक, तो वो आपके जो पद होने चाहिए, आपके फादर का हो सकता है, मदर का हो सकता है वो पद, तो वो नियमित पद में होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूहों की सीधी भर्ती पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। यानी कि अगर आपके माता पिता सैनिक या अर्धसैनिक बलों में हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी आपकी जॉब में है, तो उसमें यह होना चाहिए कि आपका जो स्थायी है उसमें आपका स्थायी यहाँ का उत्तराखंड का होना चाहिए। कि इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के जो स्थायी निवासी हैं जो उत्तराखंड के बाहर निवास हैं, ठीक है, स्थायी निवास है उनका राज्य का, उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास है, लेकिन उत्तराखंड से बाहर निवास है के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो उनके पुत्र या फिर पुत्री समूह गौ की सीधी भर्ती के लिए आवेदन के पात्र होंगे। चाहे उनकी जो स्कूलिंग है वो बाहरी क्यों ना हुई हो, लेकिन उनका जो आपका स्थायी यानी डोमिसाइल होना चाहिए वो उत्तराखंड का होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आती है यहाँ पे, या तो आपने 10th और 12th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए। लेट बी सपोज आपका 10th और 12th उत्तराखंड से नहीं है तो आपके पास यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का। ठीक है, चाहे आपने ये जो स्कूलिंग है वो कहीं से भी करी हो। तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो देखिए आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए शैक्षिक योग्यता, जैसे कि इससे पहले भी जितने भी यहाँ पे आपकी पोस्टें निकली हैं उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कितना मांगा जाता है, 12th मांगा जाता है। 12th की यहाँ पे 12th की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा लिखा गया है कि एक नीति भी आयोग द्वारा शीघ्र ये यहाँ पे लिखा है कि उक्त 4 पदों या सुपरवाइजर, महिला समीक्षक, संरक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर स्नातक के साथ साथ, यानी कि आपको यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहता हूँ इसके तहत कि ये जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पीछे मैंने एक और स्लाइड ली है जिसमें मैंने इसको टोटली पूरा समझाया है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें आपका 12th नहीं मांग के इसमें आपका स्नातक मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया है आपका इसमें। तो इसको आप इसको कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें 12th मांगा है या ग्रेजुएशन। तो आपको याद रखना है इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, 12th नहीं मांगा गया है। ठीक है, अगला जो है, अब देखिए ये जो परीक्षाएं इनका पैटर्न क्या होने वाला है, किस टाइप का पैटर्न रहेगा, इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो देखिए ये भी इनके द्वारा लिखा गया है कि उपरोक्त सभी पदों पर जो क्लब करके इन आधार पर विज्ञापित किया गया है कि इन सबके लिए स्नातक उपाधि की अर्हता अनिवार्य शिक्षा अर्हताएं हैं।
कुछ पदों पर स्नातक उपाधि के साथ साथ अन्य स्नातक स्तरीय अर्हताएं भी हैं, किंतु परीक्षाओं के समयबद्ध आधार पर पूरा करने के लिए समान पदों की क्लबिंग आवश्यक है, जिससे कई परीक्षाएं कराने के भार से बचा जा सकता है। साथ ही बार बार परीक्षाओं की सुनिश्चितता की आशंका भंग होने की आशंका को भी कम किया जा सकता है। अतः इन सभी पदों के चयन हेतु, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पद हैं, इसमें आपके 100 नंबर की पेपर होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 100 नंबर के अंकों का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, जो आपकी अवधि होगी वही नॉर्मल से अवधि आपकी 2 घंटे की। ठीक है, और एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें आपका सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, जो जिसका वेटेज आप देख सकते हैं 20 नंबर का होता है। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, और उससे संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जो भी स्नातक जो लेवल है आपका, स्नातक लेवल की जो भी आपकी वैकेंसी है यहाँ पे, तो पूरे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आज वैकेंसी निकली है, तो इसमें आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 2 घंटे की समयावधि होगी। ठीक है, और याद रख लीजिएगा 1/4 तो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सीधे सीधे 1 नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, तो 1 नंबर की आपकी यहाँ पे माइनस मार्किंग करी जाएगी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं। अगला है यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में। बहुत सारे लोगों को आवेदन शुल्क के बारे में भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। तो देखिए, ओबीसी और अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है ना, यानी कि सामान्य और ओबीसी, ठीक है, सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पे 300 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने पृथक या संयुक्त इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जितने भी पद निकले हैं अलग अलग, इन सभी में आपको यहाँ पे आप सभी लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखिए, जब भी आप अपना फॉर्म भरेंगे, तो अगर आपका ओटीआर बना हुआ है, ठीक है, जिन लोगों का ओटीआर नहीं बना हुआ है वो तो सबसे पहले अपना ओटीआर बनाएंगे। लेकिन जिनका ओटीआर जब बन जाएगा, देखिए सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है वो तो ओटीआर ही है। आपने ओटीआर बनाना ही है, बनाना है। अगर जिनका बना हुआ है तो वेल एंड गुड, उसके उनके लिए अच्छी बात है, उनको ओटीआर दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ओटीआर बनाना। ओटीआर बनाने के बाद आज जैसे अपना ओटीआर ओपन करेंगे तो ओटीआर में आपका ये जो फॉर्म निकला हुआ है उनका उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। आपको ये जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे आप कौन किस किस पोस्ट के लिए भरने वाले हैं, तो इनके लिए यहाँ पे ये पूछेगा। आप जैसे कि समाज कल्याण अधिकारी के लिए भरना चाह रहे हैं, ग्राम विकास के लिए भरना चाह रहे हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए भरना चाह रहे हैं, तो इन आप जिसके लिए भी भरना चाहते हैं तो उसके आगे से क्लिक करना पड़ेगा आपको, उसको चेक मार्क करना पड़ेगा, और उसी के साथ नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन करके आपको सीधे पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ये शुल्क होगा वो संयुक्त रूप से भरा जाएगा, यानी कि आपको इन सभी पदों के लिए एक ही बार पेमेंट करनी है। ठीक है, तो आप जैसे ही अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पे ऑप्शन पूछेगा आप किन किन पदों के लिए भरना चाहते हो, तो आपको उनके आगे ऐसे राइट मार्क लगाना होगा। और उसके बाद लास्ट में अगर आप आरक्षित अनारक्षित या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये पेमेंट करना है। यदि आप अनुसूचित जाति से करते हैं बिलोंग, तो 150 रुपये। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपये। और उत्तराखंड दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं, वो अगर ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी आपका 150 रुपये यहाँ पे आपका चालान लगेगा। ठीक है, तो ये तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ आवेदन कैसे करना है। मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। उसके ओटीआर जब हो जाएगा, जिसका बना है उनको दोबारा ओटीआर नहीं बनना है, फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिनका ओटीआर नहीं बना है उनको सबसे पहले ओटीआर बनाना है, फिर आवेदन करना है आपको, फिर शुल्क जमा करना है। ठीक है, अगर जो लोग ओटीआर बनाएंगे तो ओटीआर बनाने में मैं बता देता हूँ आपको, जो फोटो का साइज होगा वो अधिकतम 50 KB होगा इसने, और जो हस्ताक्षर होंगे वो भी अधिकतम 50 KB के होंगे, और उसके बाद जो आपके अंगूठा का निशान लगेगा वो भी आपका 50 KB होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप अपने घर से अपने लैपटॉप से या अपने फोन से इसको भर रहे हैं तो आपको यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। जैसे आप अपना ओटीआर बन जाएगा तो ओटीआर में आपको लॉगिन होना है, उसके अंदर आपको ये विज्ञापन मिलेगा। ठीक है, आयोग के बाहर नहीं मिलेगा, ये विज्ञापन आपको ओटीआर के अंदर ही मिलेगा। ओटीआर अगर आपको इसकी साइट पता नहीं है तो ये आपका लिंक है। ठीक है, http://www.sssc.uk.gov.in पे। ठीक है, तो ये आपका इसकी साइट हो जाएगी। आप कुछ जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा इन पदों में कंफ्यूजन था, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये भी मैं बिल्कुल शॉर्ट समझाने वाला हूँ सभी लोगों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, जो राज्य के निर्वाचन विभाग के अंतर्गत है। तो देखिए इसमें जो मैं सीधे
अहर्ताएं बता रहा हूँ, शैक्षिक अहर्ताएं, ठीक है। इसमें नॉर्मली सबके लिए स्नातक मांगा गया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सबके लिए क्या मांगा गया है, स्नातक ही मांगा गया है। लेकिन स्नातक के अलावा भी कुछ चीजें मांगी गई हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि वीपीडीओ में स्नातक के साथ ट्रिपल सी मांगा हुआ है, लेकिन वीडियो में स्नातक ही मांगा गया है। तो लेकिन उसमें से भी कुछ पद ऐसे हैं जिसमें स्नातक के अलावा भी बहुत कुछ मांगा गया है। तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी कल जिन्होंने डिटेल वीडियो नहीं देखी वो कल मेरे वीडियो में चैनल में जाके देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो अवेलेबल है वहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी है इनके लिए आपको स्नातक की उपाधि तो होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर टंकण में आपको न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए, यानी आपका टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीधे सीधे चयन आयोग में आपकी नियुक्ति मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसके लिए करना क्या है आपको, देखिए आपको इसने स्नातक मांगा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है आपका हिंदी टंकण में आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। दूसरा है आपका विंडो और इंटरनेट आना चाहिए, आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए और एमएस एक्सेल आना चाहिए आपको, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट आना चाहिए। तकनीकी ज्ञान का परीक्षण लिखित परीक्षा के बाद होगी, कुछ इस टाइप की ये लिखित परीक्षाएं कराएंगे यहाँ पे। एमएस वर्ड, एमएस पावर और जो एमएस वर्ड होता है, इंटरनेट विंडो चलाना, ये सब सिखवाएंगे, करवाएंगे आपको, टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा में ये तो नॉर्मली है कि लिखित परीक्षा में समान अंक वाले अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण ज्ञान वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि दो कैंडिडेट ऐसे हैं, मान लो जिनके यहाँ पे सेम नंबर आ गए, दो कैंडिडेट हो गए, मान लो इसके आपके 70 आ गया और इसके भी आपके 70 नंबर आ गए, ठीक है। तो इनसे देखिए हिंदी टाइपिंग तो दोनों से कराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात ही आ जाती है कि हिंदी टाइपिंग भी कराएंगे तो दोनों के नंबर तो बराबर रहेंगे, लेकिन इसमें इन दोनों में से जिनको इंग्लिश का जो टाइपिंग आती होगी, इंग्लिश की टाइपिंग वहाँ पे कर टेस्ट लिया जाएगा, वो कर लेगा तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे संवीक्षक की, जो आपका सूचना लोक सेवा संपर्क विभाग में है। इसके लिए देखिए आपका जो शैक्षिक अर्हताएं हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित यहाँ पे स्नातक मांगा गया है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, यानी कि जो आपका स्नातक है, स्नातक में आपका हिंदी विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद या इंटरमीडिएट में आपकी इंग्लिश रही हो, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना जरूरी है, आपका हिंदी, याद रख लीजिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो आप इसको फिलअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हिंदी है तो वही आप इसको फिलअप कर सकते हो, वो भी ग्रेजुएशन में, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो मैं पहले बता रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखा है अर्हताएं में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सूचना लोक संपर्क विभाग में है, तो इसमें भी आपका इंटर होना चाहिए, साथ ही साथ सॉरी स्नातक होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए, आपका हिंदी एक विषय रहा हो किसमें, आपका स्नातक में, तो ही आप भर सकते हैं, ठीक है। नहीं अन्यथा ना आप यहाँ पे नहीं भर सकते। आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, ठीक है, यानी स्नातक के आसपास की कोई उपाधि जिसमें कि हिंदी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय रहा हो। यानी कि इसमें भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में तभी भर सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन में आपका हिंदी कोई सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। सुपरवाइजर के लिए देखिए ये यहाँ पे एक चीज बात ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें केवल महिलाएं ही भर सकती हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका जो अनिवार्य अर्हता मांगी गई है, अनिवार्य अर्हता, तो भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या उनके समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि, यानी कि आपका जो स्नातक है वो उसमें एक सब्जेक्ट समाजशास्त्र हो सकता है, या फिर सामाजिक कार्य का हो सकता है, गृह विज्ञान का हो सकता है, बाल विकास का हो सकता है, या फिर आपका कला, साथ ही साथ कला में, ठीक है, कला भी एक होना चाहिए, तो ही आप इस सुपरवाइजर के लिए आप एलिजिबल होंगे। स्वागती के लिए देखिए देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए केवल महिलाएं ही भर सकती हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सहायक स्वागती की। तो देखिए यहाँ पे इनके लिए जो स्नातक मांगा गया है, और दूसरा यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने की, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, ठीक है। यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको बात करना आता हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी लोगों के सामने रखी, जिसमें आपके सभी डाउट्स मैंने लिए थे, जो भी आपके डाउट्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें फिर भी डाउट आता है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंटों का जवाब ज़रूर दूँगा। और किसी भी चीज़ के लिए यानी किसी भी डाउट के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो उनको भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हो जाए, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, ये जितने भी आपके पद निकले हैं आपके 854 के आसपास, तो उन सभी के लिए आप सभी लोगों को स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करिए, जी तोड़ मेहनत करते रहिए, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद।